नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस में। आज से हम यूपीएससी जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी तथा एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। इस पेपर की विषय वस्तु सब्जेक्टिव किस्म की है, अर्थात इसीलिए हमें इसको पढ़ने के लिए विभिन्न कहानी, किस्सों तथा केस स्टडीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए हमें मैथ या साइंस की तरह ऑब्जेक्टिविटी को आधार नहीं बनाया जा सकता। एथिक्स, इंटीग्रिटी तथा एप्टीट्यूड, ये तीन शब्द इस विषय के संपूर्ण सिलेबस को तो डिफाइन नहीं करते, लेकिन हाँ, इस पेपर के बहुत बड़े हिस्से को ये अपने आप में समाहित करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एथिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, तथा इस पेपर को यूपीएससी ने क्यों अपने विषय में शामिल किया। देखिए, 2013 में यूपीएससी को एक रिपोर्ट मिलती है कि जितने भी सिलेक्टेड आईएएस, आईपीएस, जितने भी सिलेक्टेड लोग वहाँ पे गए हैं, जो ट्रेनिंग पीरियड में हैं अपने, उनमें प्रशासनिक नैतिकता, बहुत सारे लोगों में प्रशासनिक नैतिकता कमज़ोर पाई गई है तथा उसके गुण को सुधारने के लिए उन्हें निम्न स्तर से ट्रेनिंग देना शुरू करना होगा। इसीलिए 2013 से इसको यूपीएससी सिलेबस में शामिल कर लिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये पॉसिबल है कि नैतिकता को पढ़ाए जाने से व्यक्ति भी नैतिक हो जाए? देखो, ऐसा कह पाना पूरी तरह से सत्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पूर्वज थे, कहीं ना कहीं उन्होंने नैतिकता की कोई किताब तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं नैतिक थे। उनको सही गलत की जानकारी थी। अर्थात ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि नैतिकता पढ़ने से नैतिकता सीखी जा सकती है। अर्थात इन दोनों के बीच में कोई भी अनिवार्य संबंध नहीं है। तो फिर यूपीएससी ने इसको सिलेबस में शामिल क्यों किया? अब क्वेश्चन आता है ये। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति को गलत होने के या अनैतिक होने के दो कारण होते हैं। पहला तो वो अपने शौक से होना चाहता है, उसको मजा आता है नैतिक कार्य करने में। दूसरा अज्ञानता में, कि उसको पता ही नहीं था कि सही क्या था और गलत क्या। तो देखिए, जो व्यक्ति अपने शौक से गलत होता है या अपनी इच्छा से उसके विचार ऐसे होते हैं कि उसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और वो गलत काम करता है, तो उसको सुधारने के लिए सरकार ने बहुत सारे दंड विधान बनाए हुए हैं। उनको विभिन्न विभिन्न नियमों के तहत दंड दिया जाता है उनके किए गए कृत्यों के लिए, जो वो गलत कृत्य करते हैं। लेकिन कभी कभी जब अज्ञानता से कोई कार्य हो जाता है, अनैतिक कार्य हो जाता है, या फिर कानून के अभाव में, कानून के ज्ञान के अभाव में ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें ज्ञान ही नहीं होता। मान के चलो, आप गाड़ी लेके गए मार्केट, और मार्केट में आपने देखा कि वहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपने रोड पे साइड में गाड़ी लगा दी। कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन तो है, लेकिन आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे पब्लिक प्लेसेस पर थूकना या सिगरेट या आदि गुटखा पान आदि का सेवन करना, ये बहुत से आम लोगों को पता नहीं है कि ये दंडनीय अपराध होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अज्ञानतावश ऐसा करते हैं। तो इसी चीज को सुधारा जा सकता है अगर उनको ये बताया जाए कि ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये सही है, ये गलत है। तो इसमें तो सुधार की गुंजाइश बचती है कहीं ना कहीं। हालांकि पहले वाले विषय में जब अपने शौक से कोई इंसान गलती कर रहा है, वो ऐसा कर ही रहा है क्योंकि उसको मजा आता है, तो उसके लिए तो सरकार ने एक कानून बना रखा है, लेकिन ऐसे लोगों को नैतिकता सिखानी पड़ेगी। तो इसी को ध्यान में रख के यूपीएससी ने ऐसा किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात, यूपीएससी सर्वेंट और ऐसी बात कहे कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था या इस विषय में मुझे जानकारी नहीं थी, तो ये शोभा नहीं देता कहीं ना कहीं। क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आपको नैतिक और अनैतिक कार्यों की जानकारी, समझ होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके एक छोटे से डिसीजन के पीछे हजारों लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए क्या नहीं करना चाहिए, ये एथिक्स में, ये एथिकल मॉरल वैल्यूज का बचपन से या फिर एक ठीक ठाक उम्र होने के बाद, जैसे ही हमें समझदारी आ जाए, इन सब का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो देखिए, बचपन में आपने देखा होगा नैतिक शिक्षा बचपन में पढ़ाई जाती थी, लेकिन उसको फॉलो करना नहीं सिखाया जाता था। तो
ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अगर हम पेपर 4 में नैतिकता पढ़ाएंगे तो आपके अंदर आ जाएगा? जैसे मान के चलो बचपन में आपने नैतिक शिक्षा पढ़ी, आपको उसमें सिखाया जाता था कि बड़ों का आदर करना है, अगर बाहर से कोई अतिथि आएगा उसका सम्मान करना है, ये सारी चीज़ें, पैर छू के सम्मान करना है या सलाम करना है या नमस्ते करना है, ये सब बताई जाती थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा लोग फॉलो करते थे? नहीं। लेकिन जब पेपर होता था और उसमें टिक लगाने के लिए कोई प्रश्न आता था कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उग्र व्यवहार करना चाहिए, उनसे हमें बात नहीं करनी चाहिए या उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तो हम सबको पता था कि हमें क्या टिक करना है। लेकिन व्यवहार में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके ये सही रूप से लागू नहीं होता था। तो आगे हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता पढ़ने से नैतिकता आ जाएगी, लेकिन पढ़ने से नैतिकता नहीं, लेकिन सही गलत का फर्क तो हम करना सीख ही सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका इंटेलिजेंस वर्सेस एथिक्स। अर्थात जब यूपीएससी सिलेक्शन लेती है, यूपीएससी में जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो इंटेलिजेंट बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या एथिकल बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? देखो, ये दोनों ही चीज़ें आपके व्यवहार में साफ साफ झलक जाती हैं। इंटेलिजेंसी भी आपके व्यवहार में झलक जाएगी, वो इंटरव्यू और विभिन्न पेपरों के एग्जाम्स के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं, और इंटरव्यू में भी दोनों ही चीज़ें साफ साफ झलक जाती हैं। ठीक है, देखिए, इंटेलिजेंसी की जगह वो इथिकल व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि इथिकल व्यक्ति को ये पता है क्या सही है, क्या बुरा है और किस लेवल तक कौन सा कार्य किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल वो दिमाग का बहुत तेज है। इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो दिमाग का तेज है। तो कहीं ना कहीं अगर उसने अपना बुद्धि को भ्रष्टाचार में लगा दिया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अगर उसने भ्रष्टाचार में किया, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को तथा लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है एक सिविल सर्वेंट का इंटेलिजेंट से ज़्यादा बढ़ के एथिकल होना। अब हम बात करते हैं इसको पढ़ने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात एथिक्स को पढ़ने के लिए आपको दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। अन्य विषयों की तरह आप इसको नहीं पढ़ सकते, आपको कहीं ना कहीं एक अलग तरह का व्यक्ति बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों को अंदर समाहित करना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें जो एथिक्स पढ़ने से पहले आपको अपने अंदर एक तरीके से बसानी पड़ेंगी, अपने अंदर जागृत करनी पड़ेंगी, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जो एथिक्स आपको सिखाएगा, उन सब के बारे में वो आपका दृष्टिकोण बनाएगा। एथिक्स के बारे में कुछ आपका बना हुआ दृष्टिकोण है, कुछ एथिक्स बनाएगी आपका दृष्टिकोण। उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका वैल्यू न्यूट्रलिटी। देखो, वैल्यू न्यूट्रलिटी का हिंदी मीनिंग होता है मूल्य तटस्थता। मूल्य तटस्थता, मूल्य से वही मतलब होता है कीमत, किसी वस्तु की कीमत। ठीक है, अगर एथिक्स में हम इसको देखते हैं तो कीमत का मतलब होता है नैतिक आदर्श, जिन्हें कोई भी समाज अपने अंदर समाहित करना चाहता है, उन्हें अपनाना चाहता है। देखिए, हमेशा व्यक्ति को नए नए मूल्य सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी किसी भी मूल्य को लेकर कट्टर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? किसी भी मूल्य को कट्टरता से नहीं बसाना चाहिए। जैसे एक मूल्य है आपका धार्मिक होना। धार्मिक होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कट्टरता के साथ धर्मांधता को फॉलो करना कहीं ना कहीं गलत है। जैसे एक एग्जाम्पल के आधार पे हम समझें, जैसे कि मैं हूं और आप हैं। आप मान के चलो जैसे शाकाहारी हैं और मैं हूं मांसाहारी। अगर आप दोनों चीजों में कंफर्टेबल हो कि हाँ ठीक है भाई, तुम मांसाहारी हो, मांस खाते हो, तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, मैं शाकाहारी हूं, ये मेरी वैल्यू है, मैं शाकाहारी हूं तो ये मेरी वैल्यू है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे नहीं आप मांस खाते हो, ये तो गलत बात है। नहीं, वो उनकी लाइफ स्टाइल है। हमको चीज़ों को सहिष्णु तरीके से लेना चाहिए, हमको इन चीज़ों को अपनाना सीखना होगा। यही होती है वैल्यू न्यूट्रलिटी। शाकाहार होना आपकी वैल्यू है, मांसाहार होना सामने वाले की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल का वो हिस्सा है। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हिंदू और मुस्लिम का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हिंदुओं की दिवाली आती है तो उस पर पटाखे चलते हैं, तो पटाखे चलते पे उनको प्रदूषण की याद आती है कि पटाखा चलने से प्रदूषण होगा। वहीं हिंदुओं में भी कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब मुस्लिमों की बकरीद आती है जिसपे बकरे कटते हैं, तो उनको बकरों के ऊपर ज़्यादा दया आती है,
तो ये कहीं ना कहीं गलत भाव को शो करता है। हाँ, अगर आप सच में ही दयावान हैं, आपको हमेशा ही बकरा कटता है तो उस पर दया आती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ बकरीद वाले दिन ही आपको बकरों का ध्यान आता है, बकरों की याद आती है कि आज बकरे कटेंगे, तो वो गलत है। आप पर्यावरण को लेकर सजग हैं, आप प्रदूषण के खिलाफ हैं कि प्रदूषण नहीं बढ़ना चाहिए, फालतू की एक्टिविटीज पर रोक लगनी चाहिए, तो आप ठीक हैं। लेकिन पूरे साल आप बंद रहते हैं और केवल दिवाली वाले दिन ही आप इस सब पे थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि नहीं प्रदूषण फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी वैल्यू न्यूट्रलिटी आपके अंदर नहीं है, मूल्यों को लेकर आप तटस्थ नहीं हैं। अर्थात सामने वाले के जो मूल्य हैं उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सामने वाले का धर्म रीति रिवाज उन सब की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको स्पेस देना चाहिए। हमारे जो हैं हमारे उनको दूसरे लोग को हमारे वैल्यूज की वो देनी चाहिए, यही होती है मूल्य तटस्थता। दूसरा आता है आपका रीजनिंग माइंड, तार्किक मस्तिष्क। तार्किक मस्तिष्क का मतलब सिर्फ इतना ही है, और इसका एक बढ़ा हुआ रूप है बैलेंसिंग माइंड। तार्किक मस्तिष्क के सबसे पहले हम अगर बात करें तो तार्किक मस्तिष्क से केवल और केवल इतना मानना है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी विचार को, किसी भी चीज को ऐसे ही ना अपनाएं कि सामने वाले ने कह दिया हमने अपना लिया, नहीं, उसके पीछे तर्क जरूर लगाएं कि क्यों ऐसा हम क्यों करें, क्या करना जरूरी है ये। जैसे अब मैं देखो इथिक्स है, ये इथिक्स में पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरा विरोध करें। जैसे मैं कहूं कि मंदिरों में जल चढ़ाने से उसमें बहुत सारे फूल फल आदि सब डाला जाता है, घी चावल बहुत कुछ डाला जाता है, उस सब को डाला जाता है मंदिर में किसी मूर्ति के ऊपर जो पूजा करते हैं। अब देखिए एक इंसान है जो उसको सीधा सीधा अप्लाई कर लिया, क्यों? क्योंकि उसके बुजुर्ग पुरखे करते चले आ रहे हैं, उसकी माता पिता जो भी करते चले आ रहे हैं, वो उसमें दिमाग नहीं लगाएगा। लेकिन एक तार्किक व्यक्ति होगा, वो जरूर सोचेगा, देखिए इतना प्रदूषण फैलता है, वहां पे इतनी गंदगी फैला देते हैं, उल्टे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, मंदिरों की दशाएं बहुत ही खराब हैं, आपने भी देखा होगा, काफी गंदगी रहती है वहां पे। तार्किक वाला व्यक्ति ऐसे सोचेगा, वो ये भी सोच सकता है कि ईश्वर की वंदना ही तो करनी है, फिर इतनी सारी मटेरियल्स, इतना सारा जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर चढ़ाने की, उनको भेंट करने की जरूरत क्या है, जो कि सड़क के नालियों के थ्रू बह जाती है। ये कहीं ना कहीं गलत है। जबकि जो तार्किक व्यक्ति है वो यही मानेगा कि नहीं, ईश्वर की वंदना अगर मुझे करनी है तो मैं बिना सब ये कुछ करे अपना भजन कीर्तन अपने मन में विचारों को वो करके भी कर सकता हूं। तो देखिए किसी भी चीज को आंख बंद करके फॉलो ना करना, यही है तार्किक मस्तिष्क। इसी का बढ़ा हुआ रूप है बैलेंसिंग माइंड। बैलेंसिंग माइंड इसमें कहता है कि आपको अति कठोरता से बचना है, अर्थात आपको अपने विचारों को लेकर कट्टर नहीं होना है। अगर सामने वाला कुछ एक्टिविटी कर रहा है और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसको कभी ना रोकिए, किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। तो विचारों में कट्टरता होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगला आपका है कॉन्टिनम अप्रोच। कॉन्टिनम अप्रोच, सातत्यवादी। देखिए इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लूंगा। देखिए कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति ना तो पूरी तरीके से अच्छा होता है ना पूरी तरीके से बुरा होता है। इनका जो मध्यम मार्ग होता है, जो बीच का जो रास्ता होता है, वही सबसे बेस्ट होता है। जैसे मान के चलो, अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए कि आप में से कितने लोग अच्छे हैं, और आपसे पूछा जाए, मान के चलो आप में से करीबन 80% लोग ये मानते होंगे कि हम अच्छे हैं, और दूसरा प्रश्न पूछा जाए आप में से बुरे कितने लोग हैं, तो आप में से लोग बचे 20% बुरे लोग। लेकिन जो लोग अपने आप को अच्छा कह रहे हैं वो भी तो इथिक्स के नज़र में कहीं ना कहीं गलत है ना, क्योंकि अच्छा व्यक्ति खुद को अच्छा नहीं कहता कभी भी। तो अगर हम देखें, अगर मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं कि आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कभी चोरी नहीं की। चोरी करना एक बुरी बात है, बुरी आदत है। आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आप कभी चोरी नहीं की? तो देखिए आप में से ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई होगा जिसने जीवन में कभी कुछ ना चुराया हो। बचपन से लेकर आज तक चुराया तो होगा, तो कहीं ना कहीं वो बुराई है। अच्छा भी है कि आप अब नहीं चुराते, तो बीच का जो रास्ता होता है वो सबसे अच्छा माना गया है। अर्थात आप कह सकते हो ना तो कोई भी पूरी तरीके से अच्छा है ना कोई पूरी तरीके से बुरा है। नेक्स्ट टर्म है आपका डायकोटोमी। इसका हिंदी मीनिंग होता है द्वैतवादी मनोवृत्ति। देखिए एक ही समय पे दो विचार आना या उससे अधिक विचार आना मन में कि करूं या ना करूं। या देखिए कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं या कुछ सामान्य लोगों की बात कर ले हम, हमेशा उनको कहा जाता है कि कंफ्यूजिंग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज माइंड वाला एकदम
ट्यूबलाइट हो, मतलब कि उसकी बुद्धि कम है उसमें, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि किसी विषय के बारे में जो उनको दिया गया है वो बहुत सारे फ्रेजेस उनके दिमाग में खुल रहे हों, बहुत सारे शाखाएं खुल रही हों कि इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है। तो डायकोटोमी, देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा एथिकल पर्सन होने के लिए सही गलत, अच्छा बुरा, इस समय क्या फायदा है, आने वाले समय में क्या फायदा होगा, तो अगर डिसीजन थोड़ा सा रुक के उन सब के बारे में सोचा जाए, दैतवाद, दैत मनोवृत्ति के आधार पर लिया जाए, सारा विवेक से कुशल से लिया जाए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं डायकोटोमी भी आपको अपने अंदर समाहित करनी होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैथ और साइंस में जो बच्चा पढ़ा है या अच्छा करता है, वो जरूरी नहीं कि आर्ट साइड में भी अच्छा कर पाए। मान के चलो कि जैसे कोई इंसान है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन इस बात की तो गारंटी नहीं दी जा सकती ना कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी कविताएं भी लिख सकता है, और जो कविताएं बहुत अच्छी लिखता है ये नहीं कहा जा सकता कि वो मैथ बहुत अच्छा कर सकता है, या मैथ करने वाला बहुत अच्छी पेंटिंग्स नहीं बना सकता। तो हर किसी की अपनी अपनी वो होती है। तो ठीक है ना, देखिए ये सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा। वैल्यू न्यूट्रलिटी, रीजनिंग माइंड, तार्किक मस्तिष्क, बैलेंसिंग माइंड, किसी के प्रति कट्टर नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। कंटिन्यूम अप्रोच, सातत्यवादी, मतलब ना तो कुछ भी अच्छा ना कुछ बुरा। देखिए पूर्णतः ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, क्योंकि एक बात कही गई है, कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जब अपने ऊपर कोई बात आती है उसमें जज बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा जज होता नहीं, वकील होता है अपने लिए, क्योंकि वो तर्कों के माध्यम से अपने आप को सही पेश करने की कोशिश करता है। और दूसरों के मामले में जज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो सामने वाले को जज करता है। और किसी भी वस्तु का, अगर किसी भी एक्ट का मूल्यांकन करना है कि वो नैतिक है अनैतिक है, तो देखिए उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है परिस्थितियों का। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी का मर्डर कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि आप में से करीबन 90% लोग ये कहेंगे कि नहीं, हम कभी मर्डर नहीं करेंगे। लेकिन मान के चलो कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपके घर में गुंडे या कुछ लुटेरे घुस आए हैं और सारे लोगों को उन्होंने पिन पॉइंट पे, गन पॉइंट पे लगा रखा है कि आपको बताना ही होगा, और सामने आपके एक बंदूक पड़ी हुई है, और आप इस परिस्थिति में हैं कि सामने से बंदूक उठा के उन जो लुटेरे हैं 2 या 3, उनको आसानी से शूट कर सकते हो एक ही बार में, मतलब बारी बारी से, तेजी से, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे इतनी देर में। तो क्या आप बताइए, करोगे या नहीं करोगे? हत्या करना कहीं कहीं ना कहीं गलत है, अनैतिक है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि आपको हत्या करनी पड़ी। मान के चलो आप में से कुछ लोग अभी भी ये कहें कि नहीं, मैं ऐसे समय में भी हत्या नहीं कर सकता। तो मान के चलो कि किसी मॉल में जहाँ पे हजारों लोग हैं, मूवी चल रही है और कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, वहाँ पे आतंकवादी एक बॉम्ब लेके घुसा हुआ है और आपको सामने से दिख रहा है, और परिस्थिति इस तरह की है, मान लो कि आप आसानी से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकते हैं और आतंकवादी को मार सकते हैं। आतंकवादी को मारोगे पहले, तभी बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाओगे। और आपके देश पे हमला है, देश प्रेम, तो इससे बड़ी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए, नैतिक और अनैतिक, हत्या करना अनैतिक है लेकिन की भी जा रही है। अगर आप, लेकिन हत्या की भी जा रही है, देखो यही बात है कि उस समय की परिस्थिति कैसी है। तो ये चीज डिपेंड करेगी कि वो हत्या हत्या कहलाएगी या बलिदान कहलाएगी। समझ रहे हो ना, हत्या के ही 2 टर्म हैं, एक हत्या मर गया, दूसरा भी मरा ही है लेकिन उसको बलिदान कहा जा रहा है। मान के चलो कि जैसे आतंकवादी हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तो हत्या ही है ना। वो नैतिक है या अनैतिक, आप बताइए? अगर उनको नहीं मारा गया और वो हमारे देश में आके कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे भारत की इकोनॉमी, भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, जैसे बॉम्ब छोड़ते हैं यहाँ पे, या बॉम्ब रख देते हैं, ठीक है, तो उन सब से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो यही है परिस्थिति। परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्य नैतिक है और कौन सा कार्य अनैतिक है। मैं मानता हूं कि आप दोनों ही केसेस में हत्या करने के लिए जरूर आतुर हो जाओगे, और करना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में सही। तो देखिए, कुछ भी नैतिक या कुछ भी अनैतिक नहीं है, डिपेंड करेगा परिस्थिति पे। अब देखिए, ये आपकी अप्रोचेज हो गई। अब देखिए, इसके हम देखते हैं इथिक्स के लाभ क्या हैं जीवन में पढ़ने के। इथिक्स को जीवन में पढ़ने के लाभ, सबसे पहले तो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको सिखाएगा क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। आपको बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज होती हैं, आपको बहुत सारी सिचुएशंस जीवन में ऐसी आएंगी जहां पे आप फंस जाएंगे, तो आपको इथिक्स सिखाएगी कि कौन सा निर्णय एकदम सही रहेगा और कौन सा निर्णय गलत रहेगा।
वहीं अगर यूपीएससी के हिसाब से देखें तो देखिए मेंस का पेपर 4 है, उसमें आपका ये 250 नंबर का है, और इसमें अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करते हैं तो 120 से 130 के बीच में नंबर ला सकते हैं। दूसरी बात, इंटरव्यू में सीधा सीधा आपका एथिकल जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स है, आपका जो मॉरलिटी है, सातत्यवादी आपके अंदर जो ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, ये सारी चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी। तो उन सब के लिए भी एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए अब हम चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में इसके टॉपिक हैं आपके 60 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। 8वां है आपका केस स्टडी। केस स्टडी को मैंने इसलिए ब्लैक कर दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इसी का है। ये सारे जितने भी टॉपिक हैं आप इन्हीं केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए पढ़ोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला है आपका इंट्रो है, बेसिक है, एथिक्स के बारे में बेसिक जानकारी, एथिक्स है क्या, इस सब के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका एटीट्यूड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अभिवृत्ति। देखिए आप लिखते चलें, मेरा मानना है अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और एग्जाम्पल्स को अगर आप थोड़ा थोड़ा कोट कर लें कि किसका एग्जाम्पल कहाँ पे बताना है या कहाँ पे उसका उदाहरण पेश करना है, तो आपका केस स्टडी तथा एथिक्स का पेपर देते समय दोनों ही बहुत ही काम आएंगे। तो सबसे पहले हम आपका परिचय और इसके बारे में देखेंगे। दूसरा आपका एटीट्यूड है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अभिवृत्ति। तीसरा है आपका एप्टीट्यूड प्लस वैल्यूज। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि तथा वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य। इमोशनल इंटेलिजेंट आपका चौथा टॉपिक है, जिसका मतलब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। 5वां है आपका फिलॉसफी ऑफ एथिक्स। एथिक्स की फिलॉसफीज के बारे में पढ़ेंगे हम, विभिन्न दार्शनिकों के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जिसमें हम कारपोरेट एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, क्या ये, इन सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका करप्शन। करप्शन में हम पढ़ेंगे कि करप्शन किस किस तरीके से लोग करते हैं, करप्शन आखिर है क्या, उसको कैसे रोका जा सकता है, सूचना का अधिकार, ई गवर्नेंस का प्रयोग, इस सब से हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं इस टॉपिक को, समस्त जो टॉपिक हैं, इन सभी 7 टॉपिक्स को एक 3 जिन विषयों से ये लिए गए हैं उसमें डिवाइड करके बताता हूं आपको। तो सबसे पहला आता है आपको, देखो इधर, साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है मनोविज्ञान। इसकी एक ब्रांच होती है सोशल साइकोलॉजी, और सोशल साइकोलॉजी से आपके ये 3 टॉपिक रिलेटेड हैं, जिसमें है आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है। साइकोलॉजी की एक विज्ञान होती है सोशल साइकोलॉजी, जिसमें 3 विषय हैं आपके, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये 3 टॉपिक वहां से लिए गए हैं। इसकी भूमिका आपके पेपर में सबसे ज्यादा है। दूसरा आता है आपका फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन। दर्शन के लिए सीधा सीधा एक टॉपिक है आपका 5वां टॉपिक, फिलॉसफी ऑफ एथिक्स। अब आता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन किस तरीके से करना है आपको, लोक प्रशासन। उसके लिए साफ दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। आपको पता होना चाहिए कि प्रशासन के लिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सही है, क्या गलत है, उसके आने वाले प्रभाव क्या होंगे, होने वाले प्रभाव क्या होंगे। देखिए नैतिक या अनैतिक या सही गलत ही सब कुछ नहीं होता, प्रभावों को हमें ध्यान में रख के कि लॉन्ग टर्म इसका क्या इफेक्ट होगा, शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट होगा, हमें डिसीजन लेना होगा। ये सारी चीजें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 6 और 7, ये एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स और करप्शन, इन टॉपिक्स में हम इस पे बात करेंगे। फिर आता है आपका केस स्टडी। देखिए आधा सिलेबस आपका पूरा ये जो है केस स्टडीज कवर करेंगी, जिसमें से मैंने बताया आपको 120 से 130 नंबर तक, एवरेज 120 नंबर तक का इसमें से आता है। और सबसे ज़्यादा जो केस स्टडीज बनेंगी आपकी, वो बनेंगी टॉपिक 6 और टॉपिक 7, तथा कुछ आपकी बनेंगी एप्टीट्यूड प्लस वैल्यूज से, ठीक है। दूसरा जो बन सकती हैं कुछ आपके एटीट्यूड, टॉपिक नंबर 2, और चौथा है इसमें से इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें से बेहद ही कम बनेंगी। सबसे ज़्यादा टॉपिक नंबर 6, 7 एंड 3, और थोड़ी बहुत टॉपिक 2 और 4 में से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अब देखिए हम इन टर्म्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ताकि हम जब आगे पढ़ें तो हमें ऐसा ना लगे कि इसमें हमें एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड फिर आएगा तो क्या है। तो अभी बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं इन सब के बीच में क्या है, वैल्यूज क्या होती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इन सब के बारे में। देखिए एटीट्यूड का हिंदी मीनिंग होता है अभिवृत्ति, या इसको आप मनोवृत्ति भी बुला सकते हैं। और अगर आम भाषा में इसको देखें तो एटीट्यूड का मतलब है रुझान।
जबकि आप क्या मान के चलते हैं? आपका मानना होता है कि लैंग्वेज में, अगर आप लैंग्वेज में जब बात करते हो तो आप कहते हैं बड़ा एटीट्यूड है। ये बहुत ही खराब भाषा है। बड़ा एटीट्यूड है या एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब ये है ही नहीं कतई। एटीट्यूड का मतलब है किसी के प्रति आपका रुझान कैसा है। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार के प्रति आपका सकारात्मक या नकारात्मक रुझान हो सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर कलर आपको सम्मोहित कर सकता है, आपको अट्रैक्ट कर सकता है। कोई एक्टर या एक्ट्रेस आपको अच्छे लगते हैं और कोई बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं कि नहीं ये बहुत ही बेकार एक्टिंग करता है। या फिर ऐसा मानना हो कि आप खूबसूरती देखते हैं कि नहीं नहीं ये एक्ट्रेस खूबसूरत है, ये एक्ट्रेस अच्छी नहीं लगती मुझे, या ये एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो किसी के प्रति आपका रुझान कैसा है? मान के चलो ये किसी जाति के प्रति हो सकता है, ये किसी समुदाय के प्रति हो सकता है, या किसी कलर के प्रति हो सकता है, रंग भेदी, नस्ल भेदी। आपको जैसे मान के चलो आप कहीं ना कहीं गोरे कलर रंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आपके अंदर ये है। उच्च जाति निम्न जाति के बीच में आपके अंदर भेद है, निम्न जाति को प्रति आपका रुझान जो है नकारात्मक है, ये होता है आपका एटीट्यूड। तो एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो एटीट्यूड क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाषा इत्यादि, इसके प्रति आपका रुझान कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही होता है आपका एटीट्यूड। कुछ चीज़ों को लेके आपका पॉजिटिव विचार हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेके आपके नेगेटिव विचार हो सकते हैं। लेकिन देखिए समस्या वहाँ पैदा होती है, इससे पहले हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको भिंडी की सब्जी पसंद ना हो, किसी को लेके नेगेटिव अगर रुझान है तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। आपको टिंडे पसंद नहीं है या कुछ भी ऐसी सब्जी पसंद नहीं है, आपको दूध पीना पसंद नहीं है, तो नेगेटिव आपका रवैया है, जो दूध के प्रति आपका जो रुझान है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका एटीट्यूड है दूध के प्रति। लेकिन समस्या यहाँ किसी को नहीं है। समस्या पैदा जब होती है जब आप किसी समुदाय, किसी भाषा, किसी जाति या किसी अच्छे विचार के प्रति नेगेटिव विचार रखते हैं, नेगेटिव रुझान रखते हैं, आपका सोच नकारात्मक हो जाती है। आप किसी रंग, इन सब के प्रति अगर आपकी सोच कहीं ना कहीं नकारात्मक है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, वो आपका एटीट्यूड गलत है, वहाँ पे समस्या पैदा हो सकती है। यही सब पता लगाने के लिए कि आपका एटीट्यूड इन सब के प्रति गलत तो नहीं है, यूपीएससी ने इन सब को आपके सिलेबस का हिस्सा बनाया है। तो एटीट्यूड आप समझ गए, किसी भी विचार, वस्तु, व्यक्ति इत्यादि, जाति, धर्म, समुदाय के लिए रुझान कैसा है। कुछ रुझान पॉजिटिव, कुछ रुझान नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव अगर किसी जाति समुदाय के प्रति है तो वो गलत है। अगला है आपका एप्टीट्यूड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अभिरुचि। अभिरुचि, इसका साधारण सा अर्थ होता है प्रतिभा या फिर योग्यता। ठीक है, देखिए ये दोनों चीजें अगर कुछ अच्छे विचारक या विद्वानों की मानी जाए तो ज्यादातर विद्वान या विचारकों का मानना है कि 90% ये जन्मजात होती है। समझ रहे हैं? एप्टीट्यूड जो होता है आपका, एप्टीट्यूड सीसेट भी होता है ना, वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही तो है। तो ये कहीं ना कहीं आपका देखो जन्मजात हो सकती है। हाँ, प्रशिक्षण के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है, प्रशिक्षण के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है, अर्थात मतलब जितना इसको निखारा जा सकता है उस एक अंतिम लेवल तक, मतलब इसमें निखार किया जा सकता है, इसमें सुधार किया जा सकता है जहां तक कोई ना पहुंच पाए। लेकिन मोस्टली जो 90% जो हिस्सा होता है ये आपका जन्मजात होता है। जैसे एक उदाहरण के हाथ से अगर आप समझें, सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज थे, उनके जैसा कोई नहीं बन पाया, कहा जाता है ऐसा, सबसे अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं। तो देखिए वो क्या करते थे, वो उनकी मतलब उनमें प्रतिभा थी, योग्यता थी, या वो मेहनत के बल पे बने। आप देखो मेहनत के बल पे नहीं कह सकते, आप मेहनत के बल पे ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो सचिन से भी कहीं ज्यादा मेहनत करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, ना उनसे ऊपर भी नहीं जा सकता। हाँ, हो सकता है उनसे ऊपर चला जाए और अलग उस लेवल का हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर बन पाना काफी मुश्किल होगा। बहुत सारे ऐसे लोग रह गए जो सचिन नहीं बन पाए या क्रिकेट में नहीं पहुंच पाए उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है, वही बात है जैसे लता मंगेशकर ही है, वो सिंगिंग की उनकी जो आवाज है, उनको जो गुण है, ये उनकी जो प्रतिभा है, योग्यता है जो गाना गाने की, वो हमारी नहीं है, वो हम किसी की नहीं हो सके। अब मैं चाहूँ कितना भी सुधार करूं, कितनी भी मेहनत करूं, क्या मैं उसको सुधार सकता हूं? क्या मैं अपनी आवाज लता मंगेशकर जैसी कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये उनका जन्मजात गुण है। तो एप्टीट्यूड जो होता है वो जन्मजात गुण होता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट, ये उसका जन्मजात गुण है।
ये मेहनत के बल पे नहीं। हाँ, मेहनत के बल पे एक लेवल तक उसको बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा उसको उठाया जा सकता है। आप जहां पहुंचना चाहते हो पहुंच सकते हो। अगर मान के चलो मेहनत के बल पे होता, क्या सचिन तेंदुलकर किसी और क्षेत्र में इतनी मेहनत करता तो क्या वो इस क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में इतना सफल हो पाता? इस चीज की गारंटी नहीं दी जा सकती। सचिन तेंदुलकर सफल हो सकता है, केवल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में ही सफल हुआ और उसी में वो हो सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिभा थी। दूसरा, समझ गए? वही लता मंगेशकर जी, सेम वही एग्जाम्पल मैं दोबारा से दूंगा। जो कोई इंसान मैथ में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है, उसका एप्टीट्यूड मैथ के प्रति बहुत ही सही है, एप्टीट्यूड बहुत तेज है। दूसरा इंसान कविता अच्छी लिख सकता है, जरूरी नहीं कि मैथ वाला अगर इंटेलिजेंट है, वो अच्छा मैथ करता है तो वो कविताएं भी अच्छी लिख दे, नहीं हो सकता ना। एप्टीट्यूड यही है जो आपको जन्मजात प्राप्त है, जो आपकी प्रतिभा है। प्रतिभा आपकी मैथ में हो सकती है, जरूरी नहीं कविता लिखने में हो, ये योग्यता की बात है। लेकिन भारत में देखिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पे प्रतिभा की वैल्यू ही नहीं है। प्रतिभा को सबसे बड़ी परेशानी तो होती है समझने में। लोग समझ ही नहीं पाते कि मुझ में प्रतिभा है क्या। तो इसी के बारे में एक बात कही जाती है कि हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। समझ रहे हैं? हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए, मुझे उनके स्वभाव के बारे में बताए। अर्थात मेरे ही हाथ में मेरी प्रतिभा थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये प्रतिभा मेरी है किसकी, किस काम की, मैं इस प्रतिभा के दम पे क्या कर सकता हूं। तो मुझे अपनी प्रतिभा का ना ज्ञान होना, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा गया था। अब आपका आता है अगला, नेक्स्ट है आपका वैल्यूज। एप्टीट्यूड और वैल्यूज ये हम एक ही उसमें पढ़ेंगे। देखिए वैल्यूज में आपके आते हैं सहिष्णुता, पंक्चुअलिटी, ईमानदारी, आत्मसम्मान, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सहिष्णुता की अगर हम बात करें तो सहिष्णुता एक ऐसा गुण है जिसमें हमें दूसरे को स्पेस देना होता है। सामने वाला क्या कर रहा है, अगर वो हमें बिना हानि पहुंचाए कुछ भी अपनी एक्टिविटीज में, अपना कुछ भी पर्सनल लाइफ में कुछ कर रहा है और हमें उससे या देश को या समाज को कोई नुकसान नहीं है, तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। यही है सहिष्णुता। तो मूल्य है, सहिष्णुता एक मूल्य है आपका, ठीक है। तो देखिए जिन चीजों को आप आदर्श मानते हैं, जिन चीजों को आप आदर्श मानते हैं, जैसे बहुत से लोगों के मन में हो सकता है कि मैं बहुत ही पंक्चुअल हूं, आदर्श है समाज में, उसने सीखा है। जैसे बहुत से लोगों को होता है कि मैं डेली पढ़ूंगा, तो पढ़ाई मतलब ज्ञान प्राप्त करना उसकी उच्चतम वैल्यू है, उसको लगता है पढ़ना ही सब कुछ है। दूसरा ईमानदारी, ईमानदार रहना है उसको, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, ठीक है। बहुत से लोगों की वैल्यू होती है सबसे बढ़ के आत्मसम्मान। गाँव में अक्सर लोगों की वैल्यू होती है आत्मसम्मान, उससे बढ़ के कुछ नहीं। सारी सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। पगड़ी जिसको बोलते हैं, मतलब कि पगड़ी नहीं उछलनी चाहिए समाज में, तो उनके लिए पगड़ी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो यही होती है वैल्यूज। और देखो हम देखते हैं वैल्यूज को, हम अगर देखें तो अगर आपको चेक करना है कि सबसे उच्च वैल्यू क्या है आपके जीवन में, तो देखिए वो होगी आपका, ये देख लो कि आप उसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। जैसे देश प्रेम है आपका, देश प्रेम के लिए आप क्या कर सकते हो, देश प्रेम भी एक वैल्यू है, आप उसके लिए क्या कर, बलिदान दे सकते हो, आसानी से दे सकते हो। तो देश प्रेम एक उच्चतम वैल्यू है, सबसे उच्च वैल्यू में से एक है देश प्रेम आपका, ठीक है। आत्मसम्मान, बहुत सारे लोग गांव में जान दे देंगे, मर जाएंगे, कभी किसी से बात नहीं करेंगे आत्मसम्मान की वजह से, या बहुत सारी आत्मसम्मान की वजह से, जो कि बहुत ही गलत है। समाज में प्रेम विवाह वगैरह इसको मान्यता नहीं है, कि उनको लोगों को लगता है कि नहीं हमारा आत्मसम्मान खराब हो रहा है, ऐसा होता है। तो आत्मसम्मान बहुत सारे के लिए उच्चतर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये है, तो ये होती है वैल्यूज। चौथा आपका आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का सीधा मतलब होता है आपका आईक्यू लेवल से, आईक्यू लेवल से। और देखिए आईक्यू लेवल एक अलग अलग जो उम्र के लोग होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। बच्चे का आईक्यू लेवल उसकी उम्र के बच्चों के हिसाब से चेक किया जाएगा, और बुजुर्गों का बुजुर्गों की उम्र के हिसाब से। तो कोई युवा है तो युवा को युवा के हिसाब से देखना पड़ेगा, सभी युवाओं के हिसाब से देखना पड़ेगा इन सब का आईक्यू लेवल कैसा है। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब भावनात्मक समझदारी, इसका हिंदी मतलब होता है। भावनात्मक मतलब इंसान भावनात्मक है लेकिन फिर भी समझदारी से काम कर रहा है, यही है। किसी भी सिचुएशन को संभालने की जो आपकी पावर है, जो आप में संभालने की जो समझदारी है, जो कार्य करने की, किसी भी कैसी भी परिस्थितियां हों आप टूटेंगे नहीं,
आप सही डिसीजन लेंगे, आप जोश में नहीं आएंगे, आप दुखी नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, अपने आप को संभाल लेंगे और एक अच्छा डिसीजन लेंगे। यही होती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत सारे लोग तो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का। जैसे कोई काम निकलवाना है किसी से तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हो, बशर्ते कि अगर वो सामने वाले को चुभे ना और उसके जीवन पे उसका गलत प्रभाव ना पड़े। अगर आप ऐसा करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे गांधी जी करते थे, वो देश की आज़ादी के लिए तत्पर थे, वो बैठ जाते थे, इमोशनली करते थे लोगों को, अपना दिमाग इंटेलिजेंट थे, इमोशनल कर देते अंग्रेजों को, लोगों को, नहीं मैं मर जाऊंगा अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो, मेरे देश के टुकड़े हो जाएंगे अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं मरने की धमकी देते थे, लेकिन उससे देश का भला होता था। वो जबरदस्त मैनिपुलेटर, इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी जबरदस्त थी। अब आपका एक टर्म आता है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, वो होता है कॉन्साइंस। ये होती है देखिए अंतरात्मा की आवाज। देखिए इसको कहते हैं कि फैसला लेने के बाद, अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं और आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि नहीं नहीं ले ले, नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, तो जो आवाज़ आपको रोकती है या आप कुछ नहीं कर रहे हैं और करने के लिए प्रेरित करती है, तो वो होती है आपकी अंतरात्मा की आवाज़। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सुपर ईगो, एक होता है दूसरी होती है इड। सुपर ईगो EGO और दूसरी होती है इड ID। ये होता है इड होता है आपका स्वार्थी मन, स्वार्थ, जो अपने हमेशा स्वार्थ को बीच में रखता है। ये बहुत से लोगों पे हावी रहता है। बहुत से लोगों का सुपर ईगो नैतिक मन होता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें डेवलप करने से आसानी से आ जाती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। तो हमने आज समझा कि आखिर एथिक्स में पढ़ना क्या है, हमें सिलेबस क्या है, उसको पढ़ने की अप्रोचेज क्या होनी चाहिए, हमारे अंतरात्मा, हमारे मन में कौन कौन से विचार होने चाहिए, ऐसा हमें अपने आप को किस तरीके से एथिक्स को पढ़ने के लिए तैयार करना होगा, इन सब के बारे में हमने बात की। और मिलते हैं कल, आप बने रहिए शिक्षा क्लासेस पे। देखिए मैं इसमें आपको 50 से 60 क्लास में पूरी एथिक्स कराऊंगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं रहेगा, सारी एथिक्स क्लास इसमें पूरी होंगी। और हर एक वीडियो लेक्चर देखो, इसमें आपको स्टोरीज, कहानियाँ, ये किस्से, ये तो